नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड कक्षाओं की। आज की कक्षा में हम बात करेंगे मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की। तो जो यह हमारी जो कक्षा होती है वो एनसीईआरटी बेस्ड होती है। यह हमारी 16वीं कक्षा है। आइए बात करते हैं। हमारा वीडियो सेशन है जो आज की कक्षा है, उसका टॉपिक है हमारे मूल अधिकार। तो हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में स्थान दे दिया गया और उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। अब वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार है। आइए उन मूल अधिकारों की प्रासंगिकता और उनके की जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। तो जो संविधान में कुल 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार के अधिकार मूल अधिकार मिलते हैं। मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। यह सभी अधिकार नागरिकों को तो प्राप्त है, लेकिन सभी अधिकार भारत के में रहने वाले व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। नागरिक और व्यक्ति के बोध से आप क्या समझते हैं? नागरिक मतलब भारत का नागरिक, और व्यक्ति मतलब भारत में रह रहा किसी भी देश का। अगर उसको भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त है तो वह व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। तो जो हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, उल्लिखित हैं, उनमें से कुछ मूल अधिकार ही व्यक्तियों को प्राप्त है, और लेकिन जो सब मूल अधिकार है, 6 प्रकार के मूल अधिकार है, वह भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो आइए उन सभी मूल अधिकारों में जानते हैं कि 6 वह मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक अधिकारों के बारे में आइए हम बात करते हैं। का अधिकार, समानता का अधिकार मतलब भारत में कानून सभी नागरिकों के समानता का व्यवहार है। धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। कुछ समाज के, लेकिन समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जैसे अनुसूचित जाति, एससी या एसटी, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनको समाज में समानता का दर्जा मिल सके। समानता का अधिकार समान लोगों के बीच के अधिकार को दर्शाता है। यह हमारा मौलिक अधिकार है, उसी की बात कर रहा है। जैसे स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी गई है। ऐसा इसलिए है कि अतीत काल में वे भेदभाव के कारण पिछड़ गए थे, और यदि वे पिछड़े हुए रहते हैं तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः हमारा कर्तव्य यह है कि हम उन्हें ऐसी सुविधाएं दें जिससे वह समाज में सभी वर्गों के साथ समान रूप का व्यवहार हो पाए और समानता को हासिल कर पाए। अब स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को स्कूल में प्रवेश के मामले और रोजगार के मामले में अवसर की समानता है। इस अधिकार के अंतर्गत सारी उपाधियां जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राय बहादुर की उपाधि हो, चाहे खान बहादुर किस्म की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। हमारे संविधान में उपाधियों का अंत है। यह भी समानता के अधिकार के तहत एक अनुच्छेद है। हम इस कक्षा को अनुच्छेदों पर आधारित कक्षा नहीं, एक हम अपना जो संविधान है उसकी एक मस्तिष्क में एक उसके दर्शन को तैयार करने की पृष्ठभूमि के रूप में हम इस अपनी कक्षा को संचालित कर रहे हैं। बाद में कक्षाएं होती रहेंगी, पॉलिटी की भी होगी, इंडियन पॉलिटी की भी होगी, हिस्ट्री की भी होगी, जितनी जरूरी होती है। अब उसमें हम अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे और एकदम लाइन बिटवीन द लाइन्स, एकदम एक एक शब्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मूल अधिकार क्या होते हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका दर्शन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कितने प्रकार के मूल अधिकार हमारा जब संविधान बना था तब था, वर्तमान में कितने हैं, अगर कुछ घटे बढ़े हैं मूल अधिकार, या किसको और मूल अधिकारों की श्रेणी में दर्जा दिया जाना चाहिए, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। अब स्वतंत्रता के बाद सरकार ने भारत रत्न, पद्मश्री आदि अलंकार प्रदान किए जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। जो अलंकार होते हैं वह उपाधियां नहीं होती है और समाज में किसी भी तरह की इससे असमानता नहीं होती। उपाधियां और अलंकरण दोनों में अंतर होता है। जो रत्न दिए जाते हैं वो उपाधि नहीं होती है, और हमारे संविधान ने उपाधियों का अंत किया है, अलंकरणों का अंत नहीं किया है, और दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमारा है अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उतना स्वतंत्र नहीं है ताकि वह दूसरी की जो स्वतंत्रता है उसको कम कर सके। आप सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन सड़क पर एक नियम कानून के तरीके से चलेंगे, आप स्वतंत्र तो है, लेकिन सड़क आपके लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर आप गलत तरीके से चलते हैं तो दूसरी की स्वतंत्रता बाधित होती है। वहीं पर हमारा संविधान इसको रोक लगा देता है कि आपकी स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता पर कोई असर ना पड़े, उस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो वही कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों, अभिव्यक्तियों, आम सभाएं करने, अपने हित की रक्षा में संघ बनाने के लिए, देश के किसी भी हिस्से में भ्रमण करने, भारत में कहीं भी उद्योग धंधे करने की उसको स्वतंत्रता है। लेकिन इन स्वतंत्रताओं में कुछ शर्तें भी है, जैसे आम जो शांतिपूर्ण सभाएं होनी चाहिए, सशस्त्र, यह ऐसा नहीं कि एकदम सशस्त्र लेकर और भारत विरोधी नारे लगाएं, तो उस प्रकार की सभाएं करने की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। हमें एक दूसरे की आजादी का आदर करना चाहिए और अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की आजादी, एक दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नागरिक को उस समय न तो पकड़ा जाएगा और न ही इसे सजा दी जा सकती है जब तक कि अदालत यह प्रमाणित न हो कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। आप पकड़ तो सकते हैं, लेकिन आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं। सजा न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा और सजा उस प्रमाणन की प्रतिपुष्टि है कि आपने यह काम गलत कार्य किया था, इसके एवज में आपको सजा दी जाती है। न्यायालय में व्यक्ति पर मुकदमा चलना चाहिए। अगर वह दोषी पाया जाए तभी उसे सजा दी जाएगी, अन्यथा नहीं। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कि जिला न्यायालय सजा दे दिया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट सजा दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, नहीं। एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान हमारा न्यायालय करता है, हमारा संविधान भी करता है। तो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी मजदूर को बिना उचित मेहनताना दिए काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अभी आप देखें, मध्य प्रदेश में एक शराब की फैक्ट्री थी, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर रहे थे। उस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वहां की सरकार कर रही है। तो वही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर आप ऐसे काम में लगाते हैं जिससे उनका जीवन प्रभावित होता है, तो यह एक उसके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है उसके तहत वह न्यायालय की शरण भी ले सकता है। आइए इसको जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी मजदूर को बिना उचित मेहनताना दिए काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने में या खानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है, और यदि ऐसा कोई करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंड का भी प्रावधान है। अगला जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसमें बात है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष मतलब जो भारत की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वह किसी विशेष धर्म को प्रश्रय नहीं देगी। हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारी सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा। यही धर्मनिरपेक्षता की बात हमारा संविधान करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, पूजन करने, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। कानून की निगाह में सारे धर्म समान है, साथ ही हम सबको एक दूसरे के धर्मों का आदर करना चाहिए। अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारत में सांस्कृतिक विविधता है, इसलिए यह जरूरी है कि नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। जानते हैं कि भारत विविधताओं भरा देश है, तमाम तरह की संस्कृतियां, तमाम तरह की अपनी भाषाएं हैं। तो हमारा संविधान यह अधिकार देता है कि चाहे वह 100 लोगों की ही अपनी भाषा हो, 100 लोगों की ही अपनी संस्कृति हो 140 करोड़ वाले देश में, लेकिन फिर भी उनको वह अधिकार है कि वह अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को माने। उनको मानने का अधिकार है, उनको फैलाने का अधिकार दिया गया है। संविधान भी हर समुदाय के इस अधिकार को मान्यता देता है, जिससे कि वे अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करें और उनका प्रबंधन कर सके। मूल अधिकार उसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि उपरोक्त 5 अधिकारों का सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में आदर न करे तो उनका अतिक्रमण करे, तो ऐसी परिस्थिति में एक नागरिक के पास क्या उपचार है, इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमने 5 मूल अधिकार पढ़े,
जाने या हमको मिलते हैं भारत के नागरिकों को, अगर कोई भी सरकार उसका उल्लंघन करती है तो हम इन संवैधानिक उपचारों के माध्यम से न्यायालय की शरण ले सकते हैं और कोर्ट जो है सरकार के द्वारा उन नियम को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। क्या उपचार है? वर्णन इसे छठे अधिकार में किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी नागरिक भारत के उच्चतम न्यायालय में सरकार की कार्रवाई को चुनौती दे सकता है, क्योंकि संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया है। अगर सरकार का कोई भी आदेश या कानून जो मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करता हो, उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को भारत के नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है वो नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। हमने मूल अधिकार, 6 प्रकार के मूल अधिकारों को जाना। हम जाना कि जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था, बना था, उस समय हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार के रूप में था, 7वां मूल अधिकार था, उसको हटाकर हमने संविधान के 300 क में उसको स्थानांतरित कर दिया और मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई। वो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। अब इससे संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। वर्णित 6 मूल अधिकार असीमित तथा निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है? यह असीमित अधिकार नहीं है। जैसे हमारा अनुच्छेद 19 है, उस पर भी निर्बंधन कुछ विशेष परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, वही बात कह रहा है। हर अधिकार के साथ कुछ निश्चित शर्तें भी हैं। आपातकाल में राष्ट्रपति व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के संरक्षण को छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 सभी अधिकारों को स्थगित कर सकता है। आपातकाल में जब अधिकार स्थगित किए जाते हैं तो कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता है। आपातकाल एक देश में एक विशेष प्रकार की स्थिति हो जाती है, उसी की बात यह कह रहा है। आपको यह हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।